हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए एक आयनिक विलयन है, उसका मोलर चालकता ज्ञात करना है। जैसे NaCl है, NaCl टूट कर देता है Na+ और Cl-। समझिएगा, सबसे इजी नियम है, आसानी से याद हो जाएगा। NaCl टूट के देता है Na+ और Cl-। अभी नियम नहीं बता रहे, अभी बस समझिएगा कि नियम क्या है। Na+ और Cl- देता है। आपको Na+ का मोलर चालकता मालूम है, 50.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और आपको Cl- का मोलर चालकता मालूम है, 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आपको NaCl का मोलर चालकता ज्ञात करना है। इन्फिनिटी जो है यह सीमांत मोलर चालकता या मोलर चालकता अनंत तन्यता पर, उसी को सूचित करता है। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता कहने का मतलब कि मोलर चालकता का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान। यहाँ पे इन्फिनिटी का भी साइन ले सकते हैं या इसके जगह नॉट का भी साइन ले सकते हैं। देखिए ऐसे ये दोनों सेम होता है। तो सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना है। फिर से सुनिएगा, NaCl टूट के देता है Na+ और Cl-। Na+ का मोलर चालकता मालूम है, Cl- का मोलर चालकता मालूम है, NaCl का ज्ञात करना है। NaCl टूट के देता है Na+ और Cl-। Na+ का मोलर चालकता मालूम है, Cl- का मोलर चालकता मालूम है, NaCl का मोलर चालकता ज्ञात करना है। अब क्या करना है, सोच कर। Na+ का मोलर चालकता और Cl- का मोलर चालकता को जोड़ देंगे। यह है 50.1 और यह है 76.3, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम कहता है कि आयनिक विलयन का मोलर चालकता उसके घटक आयनों के मोलर चालकताओं के जोड़ के बराबर होता है। देखिए, कोलराउस के अनुसार आयनिक विलयन के सीमांत मोलर चालकता का मान, सीमांत मतलब वही इन्फिनिटी जो लग गया या नॉट जो लग गया, आयनिक विलयन के सीमांत मोलर चालकता का मान उसके घटक आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है, ये टूट के देता है केटायन प्लस और एनायन माइनस, तो आयनिक विलयन का जो मोलर चालकता होगा, सीमांत मोलर चालकता जो होगा, वो केटायन के सीमांत मोलर चालकता और एनायन के सीमांत मोलर चालकता के जोड़ के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए हमको CaCl2 का मोलर चालकता ज्ञात करना है, तो CaCl2 टूट के देता है Ca2+ और 2Cl-। Cl का मोलर चालकता आपको मालूम ही है, यहाँ पे है, मान लीजिए Ca2+ का भी मोलर चालकता दिया हुआ है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आपको CaCl2 का मोलर चालकता ज्ञात करना है, सीमांत मोलर चालकता। तो इसके लिए Ca2+ का मोलर चालकता लेना होगा, और Cl 2 है तो इसका 2 मोलर चालकता लेना होगा, यानी 2 × Cl- का सीमांत मोलर चालकता। CaCl2 टूट के दिया Ca2+ और 2Cl-। तो CaCl2 का मोलर चालकता निकालना है, Ca2+ का मोलर चालकता ले लेंगे और 2Cl- का मोलर चालकता ले लेंगे। तो Ca2+ का मोलर चालकता था, Ca2+ का देखिए 119 और 2 × Cl- का मोलर चालकता था 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसको जोड़ेंगे, 119 + 152.6
यानी 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसके मोलर चालकता का मान हो जाएगा। यही है कोलराउस का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। इसको लिख लीजिए, फिर कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग होता है आयनिक विलयन का सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में। जैसा कि आप लोग अभी देखे थे थोड़ा देर पहले, जो कोलराउस का नियम बताए थे उसमें बताए थे कि अगर Na+ का मोलर चालकता Cl- का मोलर चालकता और Ca2+ का मोलर चालकता, इन्फिनिटी मतलब सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता दिया हुआ है, और NaCl का CaCl2 का मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो अभी देखे थे कैसे निकाले थे। NaCl का अगर मोलर चालकता ज्ञात करना है, ग्रीक लैम्डा NaCl एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अनंत तनुता पर, तो Na+ का मोलर चालकता और Cl- का मोलर चालकता जोड़ रहे थे। Na+ का मोलर चालकता और Cl- का मोलर चालकता जोड़ने से NaCl का मोलर चालकता मिल जाएगा। Na+ का है 50.1 और Cl- का है 76.3। ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। उसी तरह से CaCl2 टूटता है तो देता है Ca2+ और 2Cl-। अगर CaCl2 का मोलर चालकता निकालना है तो Ca2+ का मोलर चालकता भी चाहिए और 2 × Cl- का मोलर चालकता भी चाहिए। Ca2+ का मोलर चालकता है 119 और Cl- का है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 × 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये हो जाएगा 119 प्लस 152.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, यानी 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। यही हो गया है। तो इस तरह से हम लोग कोलराउस के नियम की सहायता से आयनिक विलयन के सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका दूसरा एप्लीकेशन है वियोजन की सीमा ज्ञात करने में। दूसरा एप्लीकेशन है वियोजन की सीमा ज्ञात करना, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की सीमा को अल्फा से सूचित करते हैं, और यदि C सांद्रण पर विलयन की मोलर चालकता का मान ग्रीक लैम्डा C, यहाँ देखिए C सांद्रण को सूचित कर रहा है, C सांद्रण पर मोलर चालकता का मान ग्रीक लैम्डा C एवं अनंत तनुता पर विलयन के मोलर चालकता का मान ग्रीक लैम्डा इन्फिनिटी है, तो कोलराउस के नियम से वियोजन की सीमा का मान होता है अल्फा बराबर ग्रीक लैम्डा C बटा ग्रीक लैम्डा इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ग्रीक लैम्डा C और ग्रीक लैम्डा इन्फिनिटी का वैल्यू दिया रहेगा तो आप अल्फा का मान ज्ञात कर सकेंगे। तीसरा इसका अनुप्रयोग होता है वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करने में। वो पिछला पॉइंट तो याद करने वाला था,
ये समझने वाला पॉइंट है, इसको समझेंगे। मान लीजिए एक विद्युत अपघट्ट है CH3COOH, यह अपने आयनों में टूटकर देता है CH3CO- और H+। प्रारंभ में जब टूटा नहीं था उस समय इसका सांद्रण मान लीजिए C था, ये बना ही नहीं था, इसका सांद्रण मान लीजिए 0,0 था। वियोजन स्टार्ट होने से पहले इसका सांद्रण C था और ये बना नहीं था, इसका सांद्रण 0,0 था। कुछ समय बाद इसका कुछ भाग वियोजित हो गया, मतलब टूट गया। मान लीजिए C अल्फा भाग टूट गया, C था उसमें से C अल्फा इधर चला गया, तो बचा कितना? C माइनस C अल्फा। अब जब ये एक टूटता तो ये दोनों एक एक बनता, एक CH3COOH टूटता है तो ये भी एक बनता है और ये भी एक बनता है। जब इसमें से C अल्फा टूट के इधर गया तो ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। अब वियोजन स्थिरांक K बराबर हो जाएगा, A यहाँ एसिड के लिए है और K मतलब कांस्टेंट। आप लोग Kc पढ़े होंगे 11th क्लास में, साम्य स्थिरांक। Kc का मान होता था C का सांद्रण इंटू D का सांद्रण बटा A का सांद्रण इंटू B का सांद्रण। तो C का सांद्रण यानी क्या चीज? CH3CO माइनस का सांद्रण, D का सांद्रण यानी क्या चीज? H प्लस का सांद्रण बटा CH3COOH का सांद्रण। और इसका वैल्यू रख दीजिए। CH3CO माइनस का सांद्रण है C अल्फा, H प्लस का सांद्रण भी है C अल्फा बटा में C माइनस C अल्फा। इसमें से C कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा तो K बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। अब इसमें अल्फा का मान यहां से रख दीजिए, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं K बराबर अल्फा का मान क्यों रख दे रहे हैं इसमें? C अल्फा का वैल्यू है ग्रीक लैम्डा C बटा ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी, स्क्वायर करना है इसका, अल्फा स्क्वायर है बटा 1 माइनस अल्फा ग्रीक लैम्डा C बटा ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा K बराबर C इंटू ग्रीक लैम्डा C का स्क्वायर बटा ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी का स्क्वायर है, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी, देखिए एलसीएम ऊपर में भी ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी माइनस ग्रीक लैम्डा C, इससे इसका एक कैंसिल हो जाएगा, ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आ गया K इक्वल टू C इंटू ग्रीक लैम्डा C का स्क्वायर बटा ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी, देखिए एक तो बच गया यहाँ पे, इंटू ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी माइनस ग्रीक लैम्डा C। अब इसमें C का वैल्यू दिया जाएगा, ग्रीक लैम्डा C का वैल्यू दिया जाएगा, ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी का वैल्यू दिया जाएगा, तो सारा वैल्यू रख के K का वैल्यू निकाल सकते हैं। यही K है वियोजन स्थिरांक। तो कोलराउस के नियम की सहायता से हम लोग वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और इसका एप्लीकेशन है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट में, लवण में उनका विलेयता ज्ञात करने के लिए। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद वो बताते हैं। अगला है लवण की विलेयता ज्ञात करेंगे, तो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो आप मोलर चालकता का फॉर्मूला जानते हैं, C सांद्रण पे मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बटा C। यहाँ C मतलब हुआ मोलरता के टर्म में सांद्रण, मोलरता के टर्म में
सांद्र। तो C जो है यहाँ पे मोलरता है, और अगर लवण के लिए लें तो C मोलरता के स्थान पर विलेयता हो जाता है, यानी विलेयता और मोलरता बराबर हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रीक लैम्डा C बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा विलेयता। इसलिए विलेयता बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई ग्रीक लैम्डा C। कप्पा का मान दिया रहेगा और ग्रीक लैम्डा C का मान दिया रहेगा, तो विलेयता ज्ञात किया जा सकता है। तो यही था कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसको देख लीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बनाइएगा बुक से, और बाकी आगे हम बताएंगे।